हेलो। आज के इस वीडियो में हम लोग निदर्शन अनुसंधान के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग संगणना अनुसंधान के बारे में पढ़े थे कि कैसे समस्त समूह का अध्ययन किया जाता है। एक समग्र के जितने भी समूह रहते हैं प्रत्येक इकाई का उसका अध्ययन किया जाता है। निदर्शन अनुसंधान में समूह में से कुछ अंश को प्रतिनिधि के रूप में मानकर उनका अध्ययन किया जाता है और उनके आधार पर पूरे समूह के विषय में निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे कि एक किताब में 500 पृष्ठ हैं और पूरे पृष्ठों में कितने शब्द लिखे हैं इसकी गणना हमको करना है। तो पूरे 500 पृष्ठ में एक एक शब्द को न गिनकर कुछ पृष्ठ के शब्दों को गिनना और उसके आधार पर पूरे किताब में कितने शब्द होंगे इसका निर्णय लेना, ये प्रतिदर्श अनुसंधान कहलाता है। तो इसमें एक अंश जो है वो प्रतिनिधि के रूप में लिया जाता है और उसके अध्ययन से प्राप्त होने वाले जो निष्कर्ष हैं वो पूरे समूह पर लागू किए जाते हैं। सिम्पसन और काफ्का कहते हैं कि निदर्शन समग्र की इकाइयों का वह अंश होता है जो पूर्ण समग्र के अध्ययन हेतु चुना जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे निदर्शन प्रणाली के गुण। निदर्शन प्रणाली के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला है कि समय की बचत। निदर्शन प्रणाली में थोड़ी सी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए समय की बचत होती है। अर्थात यदि समूह में 100 इकाइयाँ हैं तो हम पूरे 100 इकाइयों का अध्ययन नहीं करते, किंतु 10 या 20 इकाइयों का चयन करते हैं, उसकी जानकारी एकत्र करते हैं और उसके आधार पर पूरे समूह अर्थात 100 इकाइयों के लिए निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसलिए इस विधि में समय की बहुत बचत होती है। दूसरा है धन की बचत होती है। एक अनुसंधानकर्ता को धन की बहुत आवश्यकता होती है क्योंकि अनुसंधान करने में बहुत खर्च आता है। चूँकि इसमें कुछ ही इकाइयों का सर्वेक्षण किया जाता है इसलिए पर्याप्त धन की बचत होती है क्योंकि अनुसंधानकर्ताओं की संख्या काफ़ी कम होती है। तीसरा, अधिक गहन अध्ययन। संगणना रीति में इकाइयाँ अधिक होने के कारण गहन अध्ययन संभव नहीं हो पाता। चूँकि निदर्शन में इकाइयों की संख्या कम होती है इसलिए प्रत्येक इकाई का एकदम सूक्ष्म अध्ययन और विवेचन किया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं कि चौथा गुण है निष्कर्षों की परिशुद्धता। इस विधि में जो निष्कर्ष पूरे शुद्ध नहीं होते हैं लेकिन पर्याप्त सीमा तक शुद्ध होते हैं और यदि इसके लिए ये भी आवश्यक है कि जो निदर्श हैं उसका चुनाव उचित रीति से किया जाए, तभी ये पर्याप्त सीमा तक शुद्ध होते हैं। पांचवा इसका गुण है प्रबंध संबंधी सुविधा। निदर्शन प्रणाली में इकाइयों की संख्या कम होने के फलस्वरूप अनुसंधान का संगठन जो है वो सरल रहता है। वहीं पे संगणना में देखें तो अनुसंधान का जो संगठन है वो बहुत कठिन रहता है क्योंकि बहुत लोगों की आवश्यकता होती है। संगठन पद्धति की सीमा, और इसका अर्थ ये है कि जो संगणना पद्धति है उसकी एक सीमा होती है। सीमा ये होती है कि यदि बहुत बड़े क्षेत्र में अनुसंधान करना हो तो उसके लिए संगणना पद्धति बहुत कठिन साबित होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन जब क्षेत्र बहुत बड़ा हो तो उस विधि में निदर्शन प्रणाली बहुत कारगर सिद्ध होती है। तो इस प्रणाली के बहुत से लाभ को हमने देखा, गुण को हमने देखा, मेरिट्स को देखा। कुछ डीमेरिट्स या दोष भी हैं इस प्रणाली में जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है पक्षपात की संभावना। निदर्शन प्रणाली का इसको सबसे बड़ा दोष कहा जाता है कि इसका प्रतिनिधित्वहीन होना। यह यदि निदर्श उपयुक्त नहीं है तो उसके अनुसंधान से प्राप्त समस्त निष्कर्ष जो है वो भ्रमपूर्ण हो सकते हैं और समग्र पर लागू नहीं किया जा सकता है। दूसरा है प्रतिनिधि इकाई की कठिनाइयाँ। निदर्शन प्रणाली तभी उपयुक्त होती है जब समग्र का वो प्रतिनिधित्व करे, लेकिन अनुसंधान में प्रतिनिधित्व निदर्श निकालना बहुत कठिन होता है क्योंकि विभिन्न व्यक्ति में बहुत अधिक अंतर और विविधता पाई जाती है। तो यदि 100 में से 10 का चुनाव करना है
तो किन 10 इकाइयों का चयन करें, इस बात की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तीसरा, विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। निदर्शन प्रणाली का उपयोग बहुत आसान नहीं है, कठिन है, और जो इस विषय का जानकार है वही व्यक्ति इस प्रणाली का उपयोग कर सकता है। चौथा, प्रतिनिधि इकाई पर कायम रहने में कठिनाई। यद्यपि इकाइयों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन एक बार चुनाव कर लिए उनका तो उस पर कायम रहना बहुत कठिन रहता है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि समस्या के अनुसार निदर्शन को बदलना पड़ जाता है। निदर्शन प्रणाली की असंभवता। जिस प्रकार संगणना प्रणाली कहीं कहीं असंभव होती है, उसी प्रकार निदर्शन प्रणाली भी कहीं कहीं असंभव होती है, अर्थात इसको लागू नहीं किया जा सकता। तो ये इसके दोष हैं। गुण को भी हमने देखा कि समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, गहराई से अध्ययन होता है, लेकिन कुछ दोष भी हैं, जैसे पक्षपात की संभावना होती है, विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, प्रतिनिधि इकाई का चयन करने में कठिनाई होती है। अब हम लोग देखेंगे निदर्शन के उद्देश्य, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला है समग्र की विशेषताएं ज्ञात करना। निदर्शन प्रणाली का प्रथम उद्देश्य है कि कम समय, कम खर्च और कम श्रम में समग्र की विशेषताएं ज्ञात की जा सकें। अर्थात 100 इकाइयों का अध्ययन करना है, उसमें हम 10 का चुनाव करेंगे और 10 के आधार पर पूरे समग्र अर्थात 100 इकाइयों की विशेषताएं ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति। विभिन्न विषयों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने एवं विशिष्ट उद्योग की पूर्ति हेतु निदर्शन अनुसंधान का ही प्रयोग किया जाता है। तीसरा है परिणामों की सत्यता की जांच। जो प्रथम विधि है संगणना विधि, उसके जो परिणाम हैं उसकी सत्यता को जांचने के लिए भी निदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। चौथा है निरंतर जानकारी प्राप्त होना। जिन इकाइयों के व्यवहार के संबंध में निरंतर जानकारी प्राप्त करनी हो, तब निदर्शन रीति को ही अपनाया जाता है, न कि संगणना पद्धति को। निदर्शन प्रणाली के कुछ आवश्यक तत्व हैं जिनको भी जानना बहुत आवश्यक है। पहला है प्रतिनिधि इकाई। सही निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए प्रतिनिधि निदर्श का चुनाव आवश्यक होता है, और यह उसी दशा में संभव होता है जब इकाइयों का चुनाव निष्पक्षता के साथ किया जाए। दूसरा है निदर्शन इकाइयों की संख्या। निदर्शन प्रणाली में चुनी गई इकाइयों की संख्या कितनी होगी, इस बात को तय करना पड़ता है, लेकिन यहाँ इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो इकाइयाँ हैं वो पर्याप्त होना चाहिए, ना अधिक होना चाहिए ना कम होना चाहिए। कम होगा तो पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाएगी, ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा समय और पैसे का खर्च होगा, जिससे इस प्रणाली की उपयुक्तता नहीं रह जाएगी। चौथा बात है समानता। समग्र में 2 या 3 निदर्श चुने जाने पर उनमें समानता होना आवश्यक है। असमान रहेगा तो हम निदर्शन प्रणाली का उपयोग उचित रीति से नहीं कर पाएंगे। समान दशाएं। संबंधित प्रत्येक इकाई की नियमन दशाएं प्रायः समान होनी चाहिए। जिन इकाइयों का चुनाव किया गया है वो उनकी जो नियमों की दशाएं हैं वो एक समान होनी चाहिए। तो इतने आधार के आधार पर हम लोग संगणना और निदर्शन प्रणाली में अंतर भी कह सकते हैं। जैसे कि संगणना रीति में प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन होता है, जिसके कारण परिणामों में विश्वसनीयता होती है, लेकिन निदर्शन रीति में उच्च स्तरीय शुद्धता नहीं पाई जाती, कुछ न कुछ कमी जरूर रह जाती है। संगणना रीति में प्रत्येक इकाई के संबंध में व्यापक सूचना प्राप्त हो जाती है, लेकिन निदर्शन में प्रत्येक की व्यापक सूचना प्राप्त नहीं होती। जो प्रतिनिधि इकाइयाँ हैं उन्हीं की सूचना प्राप्त होती है। संगणना रीति में समय और धन बहुत ज़्यादा लगता है, निदर्शन रीति में समय और धन अपेक्षाकृत कम लगता है। संगणना रीति में अनुसंधान का क्षेत्र जो है सीमित होना चाहिए। निदर्शन रीति
विस्तृत क्षेत्रों के अध्ययन के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। संगणना रीति वहाँ उपयुक्त होती है जहाँ समग्र की इकाइयाँ विजातीय हों, लेकिन निदर्शन रीति वहाँ उपयोगी सिद्ध होती हैं जहाँ समग्र की सभी इकाइयाँ सजातीय हों।